जय हिंद साथियों, आज आप लोगों को कक्षा 10 ठीक कक्षा 10 के विज्ञान का पहला पाठ, विज्ञान का जो पाठ 1 है, पाठ 1 यानी अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। आज आप लोगों को इसका नोट्स के साथ साथ समझाने का मैं प्रयास करूंगा। आप लोगों को ऑफलाइन कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, आप यहां से नोट्स अपना प्रिपेयर कर सकते हैं, यहां से अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। आपका बोर्ड नज़दीक आते जा रहा है तो आपको उतना टाइम नहीं है कि आप कहीं जा कर के आप शुरू से पढ़ पाएँ, कोई शुरू से पढ़ा पाए, लेकिन आप शुरू से यहाँ से आपको नोट्स मिलते जाएगा, आपको समझाया जाएगा बेस्ट तरीके से। बस आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। पहला जो आप लोग को पढ़ना है पदार्थ समझिए। पदार्थ पहले होता क्या है, तो संसार में उपस्थित हर वो वस्तु पदार्थ है जो स्थान घेरती है। जैसे कोई भी चीज़ हम लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो स्थान घेरती है। जैसे ये कुल्फी लिया तो ये कहीं ना कहीं स्थान घेरा है, इसमें कुछ ना कुछ तो वजन होगा, तो ये पदार्थ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पदार्थ कहलाएगा। ठीक है, जैसे में मैं लिखा है कुर्सी और मेज। ठीक है, जैसे संसार में उपस्थित हर वो वस्तु जो स्थान घेरती है जिसमें भार होता है पदार्थ कहलाती है। जैसे कुर्सी, मेज, हवा, पानी इत्यादि। अब कहेंगे सर हवा कैसे है? सर ये तो जगह तो लेता है भाई, गुब्बारे में भरा जाता है तो जगह लेता तो है। गुब्बारा जानते हैं ना, जिसको फुलौना कहते हैं आप लोग। ठीक है, तो बात है, तो उसमें आप लोग समझ ही रहे हैं। जैसे आपके दिमाग में एक प्रश्न उठा होगा, सर तो ये पदार्थ सब है सर, तो मैं सोच पा रहा हूँ कि सर पदार्थ कौन चीज़ पदार्थ नहीं है। जैसे सोचना, आप जिस चीज़ से सोचते हैं वो पदार्थ है, लेकिन सोचना पदार्थ नहीं है। प्यार ये भी पदार्थ नहीं है, देखना ये भी पदार्थ नहीं है। आपके नोट्स में मैं अच्छा तरीके से बना दिया हूँ, नोट करके। सोचना, प्यार, घृणा करना ETC ये पदार्थ नहीं है, हमने बता दिया। अब परिवर्तन के आधार पे पदार्थ जो होता है ये 2 प्रकार के होते हैं। परिवर्तन के आधार पे पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। परिवर्तन के आधार पर पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं। जो परिवर्तन मतलब बदलने के हिसाब से पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है भौतिक परिवर्तन, जिसको हम फिजिकल चेंजिंग बोलते हैं। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? तो वे पदार्थ जिसके अवस्था, रंग तथा आकृति में परिवर्तन होता है लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। यह एक अस्थायी परिवर्तन है। जैसे में क्या, लोहे के छड़ को हम गर्म करेंगे और पानी से वाष्प बना देंगे, बल्ब का जलना हो गया, मोमबत्ती का पिघलना हो गया, ये सब भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? परिवर्तन होने के बाद इसे पुनः अपने अवस्था में लाया जा सकता है। मान के चलिए यहाँ से पानी को गर्म किया गया, इसको वाष्प बनाया गया। जब पानी को गर्म करके वाष्प बनाया गया तो इसे ठंडा करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? पानी बन जाएगा। एक इम्पोर्टेंट बात, जो पानी होता है लगभग कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है, कितने डिग्री टेम्परेचर पे होता है? लगभग आप लोगों का 25 डिग्री सेल्सियस द्रव अवस्था में होता है, नहीं पानी होता है। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे आ जाइए तो ये क्या हो जाता है? वाष्प अवस्था में हो जाता है। अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस आ जाइए, 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये बर्फ अवस्था यानी ठोस में आ जाता है, ठोस अवस्था जिसको हम बोलते हैं। तो ये तो साइड चीज़ें हैं जो आपको पता होगी क्लास 9th में। अगला जो हेडिंग है उसके बारे में जान लेते हैं। अगला हेडिंग क्या है? अगला हेडिंग है रासायनिक परिवर्तन। क्या है? रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजिंग। वे पदार्थ जिसके आंतरिक गुणों में परिवर्तन होता है तथा नया पदार्थ बनता है। इसमें नया पदार्थ बनता है, लेकिन फिजिकल चेंजिंग में नया पदार्थ नहीं बन रहा था। ये अस्थायी परिवर्तन, एक बार परिवर्तन हो जाए तो हमेशा के लिए परिवर्तन हो गया, लेकिन ये अस्थायी, ये पीछे आ भी सकता है। अस्थायी का मतलब समझ रहे हैं? यहाँ से परिवर्तन होके जाएगा, मन करेगा तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, जैसे इसको थोड़ा बहुत एने ओने बोल देंगे तो ये वापस आ जाएगा। इसे मान के चलिए कहीं पहाड़ हो गया है, इस पे JCB को चढ़ा रहे हैं। ठीक है, JCB को चढ़ा रहे हैं, अगर यहाँ तक पहुँच गया, छोड़ देंगे तो फिर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो बात वही है, तो ये भौतिक हो जाएगा। लेकिन अगर इस पे चढ़ा रहे हैं तो इस पे दौड़ाते यहाँ है तो यहीं रहेगा। ये रासायनिक परिवर्तन है। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। जैसे में भोजन का पाचन हो गया, बीज का अंकुरण हो गया, साबुन का बनना हो गया, कोयले का जलना, चूल्हे का बुझना, अंगूर का किण्वन, ये सब के सब क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब दोनों में थोड़ा अंतर जान लेते हैं। दोनों में अंतर क्या है? भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर क्या होता है, तो दोनों को जानिए। अंतर क्या होता है? 2 खंड में इसको डिवाइड करेंगे। पहला क्या है? ये अस्थायी परिवर्तन है। जैसे फिजिकल चेंजिंग में मैं आपको बताया था ये अस्थायी परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन में मैं बताया था ये अस्थायी परिवर्तन है। लेकिन जो केमिकल चेंजिंग है ये अस्थायी परिवर्तन है।
अब इसमें आइए तो ये नया पदार्थ नहीं बनाता है। कौन? तो भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। जो भौतिक परिवर्तन होता है इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। इसको भौतिक विधियों द्वारा अपने अवस्था में लाया जा सकता है, लेकिन इसे भौतिक या किसी भी रासायनिक विधि द्वारा अपनी अवस्था में नहीं लाया जा सकता। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। बातें समझ गए? तो दोनों में आप अंतर आराम से स्पष्ट कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा, थोड़ा मैं क्वेश्चन आप लोगों को बता देता हूँ। पूछेगा भौतिक परिवर्तन को समझाइए, भौतिक परिवर्तन को उदाहरण सहित समझाइए, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ देगा। भौतिक परिवर्तन को उदाहरण सहित समझाइए। अब ऐसे आप लोगों से क्वेश्चन पूछ देगा उदाहरण सहित समझाइए। तो आप उदाहरण सहित कैसे समझाएंगे? तो भौतिक परिवर्तन का डिफिनीशन है, जो परिभाषा आप लोगों को बताया हो वो परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा लिखने के बाद आप उसका उदाहरण देंगे, इसके बाद आपका वो संपन्न होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, कभी पूछ देता है 4 विकल्प दे देगा, उसमें कह देगा निम्न में से कौन भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, आप रासायनिक परिवर्तन, इस प्रकार से क्वेश्चन बोर्ड उठाता है, जो आपको मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। बस आप बने रहिए अब वीडियो में अंत तक। आइए फिर नया टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला हेडिंग है रासायनिक अभिक्रिया। क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया। बहुत बच्चों को नहीं पता होता है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, लेकिन अब जान ले रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा होगा वे पदार्थ जिसके संघटन, गुणों तथा संरचना में परिवर्तन होता है वो अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिक्रिया कहलाता है। जैसे अभिक्रिया में क्या हो जाएगा, उदाहरण के लिए जैसे जब कार्बन और ऑक्सीजन का दहन कराया जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? CO2 बन जाएगा। दिखाई दे रहा है आप लोग को? CO2। जब कार्बन और ऑक्सीजन का दहन कराया जाएगा, क्या कराया जाएगा? दहन कराया जाएगा। दहन मतलब समझ रहे हैं? दहन का मतलब जलना। क्या होता है? जलना। तो इससे जलाया जाएगा तो CO2 बनेगा। इसी को हम बोलते हैं शुष्क बर्फ। क्या बोलते हैं? शुष्क बर्फ बोलते हैं। अब बातें आपको समझ में आ रही है? या इसी को बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ये बातें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। बातें समझ गए? ठीक है, तो इस प्रकार से आप उसमें उदाहरण दे सकते हैं, जैसे आपको सामने दिखाई दे रहा है। अगला हेडिंग है अभिकारक या अभिकर्मक। अभिकारक या अभिकर्मक क्या होता है? रिएक्टेंट, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट। अब क्या होता है, जैसे मान के चलिए ये जो पदार्थ ये बना है ना, ये जो आपको दिखाई दे रहा है क्या है, तो C+O2। तो C भी एक अभिकर्मक है, A भी अभिकर्मक है। ये दोनों जब मिल के जो नया बनाता है, ये क्या होता है? उत्पाद होता है। क्या होता है? उत्पाद। मतलब अभिक्रिया होने से पहले जो पदार्थ लेंगे वो क्या हो जाएगा? आपका अभिकारक होगा। जो अभिक्रिया हो जाने के बाद जो मिलेगा वो क्या होगा? अब उत्पाद होगा। एक उदाहरण द्वारा मैं आपको समझाता हूँ। जैसे चावल ले लीजिए आप प्लस पानी। ठीक है, तो जब पहले आप इसे लिए हैं चावल और पानी को, और जब ये दोनों को गरमाएंगे एकदम, जब बन जाएगा, क्या बोलते हैं उसको? पका हुआ चावल या भात कह लीजिए। कितने लोग भोजपुरी में भात कहते हैं उसको। ठीक है, तो पका हुआ चावल। तो पका हुआ चावल जो है वो क्या है? उत्पाद है। और जो है ये क्या है? ये जो चावल और पानी ये क्या है? बोलिए। ये अभिकर्मक या अभिकारक है। इंग्लिश में कहिए तो रिएक्टेंट है। आइए उसका डिफिनीशन देखते हैं क्या चीजें हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ या पदार्थों का परिवर्तन होता है उसे अभिकारक कहते हैं। जैसे में आपको दिखाया गया है CaO आप बात समझ रहे होंगे। CaO और H2O मतलब जब बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र है। किसका सूत्र है? बिना बुझा हुआ चूना, कच्चा चूना या कली चूना का सूत्र है। ठीक है, जब इसमें जल को डाला जाता है तो क्या बन जाता है? CaOH का होल ट्वाइस, यानी बुझा हुआ चूना। इसको पढ़ते हैं CaOH का होल ट्वाइस। क्या पढ़ेंगे? होल ट्वाइस। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, 2 पढ़ लेते हैं, लेकिन वो गलती करते हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों चीज है। ये क्या है? रिएक्टेंट है। क्या है? रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट। ठीक है, ये जो है प्रोडक्ट है। क्या है भाई? प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का मतलब समझ रहे हैं? अभिकर्मक। ये क्या है? उत्पाद। क्या है? उत्पाद। इसको हिंदी में उत्पाद बोलते हैं या क्रियाफल बोलते हैं। ये बातें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये आपको दिखाई दे रहा है अभिकारक। ये क्या है?
यहाँ पे देखिए अभिकारक, ये जो चीज़ है यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये उत्पाद है, ठीक है, ये मिस्टेक भाई हो गया है, अभिकारक। अभी बात समझ में आ गई होगी। आइए अब उत्पाद की डिफिनीशन पढ़ते हैं। उत्पाद क्या होता है? अभिक्रिया होने के बाद जो पदार्थ प्राप्त होता है उत्पाद कहलाता है। जैसे में दिखाई दे रहा है आपको, ये लिखा गया है, आपके सामने लिखा गया है, ठीक है। जब मैग्नीशियम समझ रहे हैं, Mg, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो क्या हो जाएगा भाई? MgO हो जाएगा। अब आपके दिमाग में उठ रहा होगा सर MgO कैसे हुआ, तो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। Mg प्लस का 2 चार्ज होता है इसका, ठीक है, O का माइनस का 2 होता है। देखिए जब यहाँ पे चार्ज सेम है तो ये क्या हो जाएगा? विलुप्त हो जाएगा, तो आपका बन जाएगा MgO। ये बातें समझ में आ गई? नहीं आई कोई दिक्कत नहीं, अभी मेरे चैनल पे इस प्रकार से वीडियो अपलोड है, जाकर उस वीडियो को देखिए और उसे समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो ये MgO बना, लेकिन ये क्या है? समीकरण संतुलित नहीं है। संतुलित अभी आगे पढ़ेंगे। संतुलित समीकरण क्या होता है? अभी कंकाली है, मतलब असंतुलित है, ठीक है। अब यहाँ पे 1 Mg है तो यहाँ पे 1 Mg चल रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 O है, लेकिन यहाँ पे अकेले 1 O है, तो इसको संतुलित करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, संतुलित हो गया। फिर आगे आ जाइए। अब रासायनिक समीकरण क्या होता है? रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ लेते हैं। रासायनिक समीकरण नोट करते चलिएगा, मेरे साथ नोट करते चलेंगे, आपका नोट्स तैयार होते चलेगा, ठीक है। रासायनिक समीकरण केमिकल इक्वेशन क्या होता है? प्रतीकों तथा अणुसूत्रों द्वारा रासायनिक अभिक्रिया को संक्षेप में व्यक्त करने वाली समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे में आपको संक्षिप्त में दिखाया गया है, इसको बड़ा में दिखाएं तो क्या हो जाएगा? जैसे CaO हो गया, ठीक है, और आपका CO और H2O ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये किसका फार्मूला है? तो कैल्शियम ऑक्साइड, क्या है भाई? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस ये क्या है? जल है। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल है। जब ये दोनों एक में चिपक जाएगा, एक में मिल जाएगा, तो क्या बनेगा? CaOH का होल ट्वाइस। अभी कुछ समय पहले बना के दिखाया हूँ, ठीक है, ये आपको दिखाई तो दे ही रहा होगा, ठीक। आगे बढ़िए। तो ये हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जो इसको लिखना बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए इसको संक्षिप्त में लिखने की क्रिया रासायनिक समीकरण कहलाती है, जो आपके सामने उसका डिफिनीशन दिखाई दे रहा है। अब आइए संतुलित समीकरण पढ़ते हैं। अभी बताया था ना संतुलित समीकरण क्या होता है? तो वे रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या हो? बराबर हो, संतुलित समीकरण कहलाएगा। जैसे यहाँ संतुलित किया गया है, ठीक है, संतुलित यहाँ करके दिखाया गया है, आपको मैं दिखा देता हूँ, दिखाई नहीं दे रहा तो, ठीक है, यहाँ पे संतुलित कर दिया गया है। अब यहाँ देखिए Mg प्लस O2, तो MgO बना था, तो यहाँ पे 2 Mg किया गया, संतुलित किया गया है, ये भी 2 Mg, यहाँ पे 2 होते हैं, यहाँ ये भी 2, या इसके पास आ जाएगा 2 हो जाएगा। NaOH और HCl मिलेगा तो Na। अब देखिए ये बना कैसे सर? तो बना कैसे? तब पीछे वीडियो जो अपलोड किए हैं उस वीडियो को जाके देखिए आप, रिएक्शन वाला, समझ में आपको स्पष्ट रूप से आ जाएगा। नहीं आएगा आप कमेंट कीजिए, मैं इस पर फिर वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे Na और इसका पॉजिटिव चार्ज इसके नेगेटिव चार्ज के साथ करेगा तो HCl हो जाएगा, ये H और OH मिलेगा तो क्या हो जाएगा? H2O हो जाएगा। ये आपको पहले ही बताया गया है, अगर नहीं पता है तो आप पिछले वीडियो को जाके देखिए। सॉरी। अब देखिए आगे क्वेश्चन है, असंतुलित समीकरण क्या होता है? अनबैलेंस्ड इक्वेशन। वे रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर न हो तब क्या करेंगे? असंतुलित समीकरण उसे कह देंगे। क्या कह देंगे भाई? असंतुलित समीकरण कह देंगे। दोस्तों समझ में आ रहा है? दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप से, ठीक। अब यहाँ पे देख रहे हैं HCl और CaCO3, यहाँ पे CaCl2 H2CO3। अब यहाँ पे देखिए H2 है, इधर H क्या है? अकेले है, तो ये क्या है? असंतुलित है, दोनों तरफ बराबर नहीं है, ठीक है। जैसे आप मान के चलिए कुछ खरीदने जाए, आप कुछ खरीदने जाते हैं ना, 1 kg का बटखारा चढ़ा दे ले है ना, आलू चढ़ा रहा है, तो आलू थोड़ा कम है तब हाई बटखारा भी वो इसके बराबर नहीं आया है, ठीक है। जब इसके बराबर नहीं आया तब आप आलू कह देंगे 1 kg है? नहीं ना कहेंगे, कहेंगे वो पूरा करो 1 kg, इसको बराबर कांटा जो होते हैं बराबर पे आना चाहिए तब करेगा, ठीक है। ये 1 kg लिखेगा तब होगा, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अब रासायनिक अभिक्रिया की बात करते हैं। किसी पदार्थ में होने वाला रासायनिक परिवर्तन ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे सल्फर और
O2 यानी SO2। जब देखिए सल्फर और O2 क्रिया करेगा तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारों, SO2। इसको बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, CO2 वाला रिएक्शन तो बता ही दिया हूँ। अब मान के चलिए H2 और Cl2 के साथ क्रिया करेगा तो क्या हो जाएगा, तो आप यहाँ पे थोड़ी सी समझने का प्रयास करेंगे। ये HCl बनेगा, थोड़ा समझने का प्रयास क्या करेंगे। H प्लस का चार्ज होता है, Cl माइनस का चार्ज होता है, और जब दोनों चार्ज समान रहे तो ये दोनों एक पास आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। चूंकि अब यही इस प्रकार से HCl बना है, ये संतुलित समीकरण नहीं है। दो भी समीकरण को आप दिखाएंगे उसे संतुलित करके दिखाएंगे। इधर 2H है, इधर 1H है, तो इधर 2 कीजिए तो 2H और 2Cl हो गया, और 2Cl इधर है, तो ये समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। जय हिंद दोस्तों, फिर आगे आते हैं। अब क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। क्या है संयोजन, संयोजन क्या होता है, जब दो या दो से अधिक, जैसे ये दोनों, ये दो को मिल करके एगो बन गई है तो संयोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संयोजन। जैसे CaO मिला H2O के साथ, तो इस ससुरा ए में आके घुस गई है, ए में आके बैठ गई है। ठीक है, एक में आके मिल गया, तो दो को मिल के जब एगो बनाएगा तो क्या हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। मतलब ये है कि जब दो को मिल के, जैसे मान के चलिए ये दोनों अलग अलग है, ठीक है, और दोनों जब एक में मिल जाएगा तो एगो बना लिया ना। जब एगो बना लिया तो ये संयोजन अभिक्रिया हुआ। वही बात समझिए इधर अब डिफिनीशन के तरीके से। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, वे अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप लोग को ये रिएक्शन दिया गया है। अब CaO वाला पोजीशन आपको समझ में ना आए तो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ इसको। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है CaO दे दिए और CO2। यहाँ पे देखिए किस प्रकार से किस तरीके से बनाएगा, तो यहाँ पे एक O यहाँ है और दो O यहाँ है, तो ये मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, CaCO3। अब यहाँ पे दोनों समीकरण संतुलित है। क्यों संतुलित है, एक Ca यहाँ है तो एक Ca यहाँ है, एक O यहाँ है, दो 3 हो जाएगा तो इधर 3 है, एक से यहाँ है तो एक से यहाँ, तो क्या हो जाएगा, संतुलित यानी बैलेंस समीकरण है। ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अगला आपका हेडिंग है विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है इसे समझते हैं। ठीक है, विस्थापन का मतलब समझिए, जहाँ ये जाएगा ना एक को भगा देगा। जैसे मान के चलिए आपका CuSO4 हो गया और Fe के साथ रिएक्शन करेगा, तो ये जब, आप बताइए, एक गरीब होता है एक धनी होता है, तो गरीब और धनी में थोड़ा सा बात समझेंगे। मान के चलिए दो व्यक्ति है, ठीक है, एक भाई है, यहाँ देखिए ना मुस्किया रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है, मुछिया वाला जो है ये आँख क्यों कंडेरे है, ठीक है, ये गरीब है। तो हई ससुरा का किया, हेके को गया तो यहाँ से खदेड़ दिया, तो कब भागेगा हई, जब हई कमजोर होगा तभी तो भागेगा इससे। अगर हई कमजोर होता तो इसको भगा देगा। मतलब ये है कि दो चीजें लेता हूँ, ये मजबूत है, क्या है, थोड़ा कमजोर है। ठीक है, तो ये मजबूतवा जो होगा ना एकरे को खदेड़ देगा, मतलब भाई धनी जो है गरीबों को भगा देगा। तो यहाँ का विज्ञान उसको इस भाषा में कहता है, उसको क्रियाशीलता कहता है। अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को खदेड़ देता है। तो उसका भी बताऊंगा किस प्रकार से कौन कौन किसे भगाएगा। ठीक है, अभी उसको बताने का प्रयास करूंगा। पहले इसका विस्थापन अभिक्रिया का परिभाषा पढ़े हुए। अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व किसी यौगिक के एक तत्व को विस्थापित करके उसके जगह पर स्वयं चला जाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे Fe क्रिया किया तो Fe जो जाके Cu को खदेड़ देगा और क्या बना जाएगा, FeSO4 बना लेगा और Cu अपने आप जाके अकेले बैठ जाएगा। इस प्रकार से अब जैसे Zn हो गया, CuSO4 के साथ करेगा तो क्या हो जाएगा, ये Zn जाके Cu को भगा देगा तो क्या हो जाएगा, ZnSO4 हो जाएगा और Cu हो जाएगा। अब आपके अंदर प्रश्न ये आ रहा होगा कि सर प्रत्येक तत्व जाके हटा सकता है, तो नहीं। आपको मैं एक ट्रिक मैं बताता हूँ। कनका मांगे एलो जान, ठीक है, इस प्रकार से तत्व लिख दे रहा हूं मैं। कनका मांगे एलो जान, फिर पबजी। अब यहां तक समझ लीजिए इसे आप, ठीक। कनका मांगे एलो जान, फिर पबजी क्यों आऊं, ठीक है।
तो इस प्रकार के जो है ये क्या है, सबसे अधिक सक्रिय ये है। अधिक सक्रिय का मतलब यहाँ समझाने का मैं ये प्रयास करूंगा, ऊपर वाले धनिक हैं, नीचे वाले गरीब हैं। तो है ऊपर वाला है करे, नीचे वाले को खदेड़ सकता है, यानी के जो पोटेशियम है ये सोडियम को भगा देगा, लेकिन जो सोडियम है ये पोटेशियम को नहीं भगा पाएगा। ये बतिया आपको समझ में आ रहा होगा। और जो सोडियम है कैल्शियम को भगा देगा, लेकिन कैल्शियम सोडियम को नहीं भगा पाएगा, क्योंकि ये कमजोर है धनिक है। बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार से ये चीजें आप समझ गए होंगे। फिर आगे आते हैं, आगे कंडीशन विस्थापन अभिक्रिया समझ गए होंगे। क्रिया कराइए, जैसे मैं आपको कुछ देता हूं, जैसे आपको दे दिया K2SO4, ठीक है। अब Na के साथ क्रिया करेगा तो Na जाके K को विस्थापित करेगा, नहीं करेगा तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर आ गया Na2SO4, इसके जगह पे Na2 के जगह Na2SO4, इसके जगह पे K आ गया, तो K Na2 को भागा, Na को तो भगा देगा, इसलिए वहां पर कंडीशन आ जाएंगी। तो इस प्रकार से आप रिएक्शन कराने का प्रयास करेंगे, समझ जाएंगे वो चीजें। अब बताया अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होता है, उसको समझते हैं। अनुत्क्रमणीय जो ये चीज है ना, जो अभिक्रिया एक ही दिशा में संपन्न हो रहा है, जैसे ये नहीं जा रहा है, ठीक है। अगर मान के चलिए आपको रोड पे आप जा रहे हैं, ठीक है, तो हैंगा तीर मार रहा है तो आप समझ जा रहे हैं हैने जाना है। अगर दोनों ओर तीर मार दे, तो दोनों ओर जब तीर मार देगा तो आप कंफ्यूज आ जाएंगे कि दोनों तरफ हम कैसे लगा सकते हैं इस कंडीशन को। जब एक तरफ लगाएगा तो आप इस कंडीशन को समझ जाएंगे, लेकिन दोनों तरफ लगाएगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। दोनों तरफ का मतलब इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, इस प्रकार से आप जान जाएंगे। अब आइए अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया को समझने का प्रयास करते हैं। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होता है, इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है। वे अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती है, मतलब एक ही ओर जाएगा, हेने जा रहा है तो हेने ही करेगा, मतलब इधर अभिक्रिया कर रहा है तो इधर ही करेगा, उसे क्या कहते हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में आपका उदाहरण मैं लिख देता हूँ, जैसे में सोडियम है जल के साथ करेगा तो क्या हो जाएगा, NaOH का होल्ड NaOH होगा प्लस H2 होगा। ये बना कैसे, एक O और एक H, यानी Na दिखा रहा हूँ, यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देखिए आप Na प्लस का OH जब जाके एक में मिलेगा तो क्या हो जाएगा, NaOH मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक H यहाँ है, इस एक H, तो एक H तो जाता नहीं है, ये जाता है तो कभी द्विपरमाणिक के रूप में जाता है, तो एक H नहीं आएगा, यहाँ पे H2 आ जाएगा। ये समीकरण संतुलित नहीं है। जब इस समीकरण को आप संतुलित करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। एक वीडियो मैं बता दूंगा समीकरण कैसे संतुलित किया जाता है, आप कमेंट करेंगे, मैं उसको जरूर बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। इस प्रकार से सभी रिएक्शन, जैसे NaCl हो गया, AgNO3 के साथ किया है, तो NaCl AgNO3 के साथ कैसे रिएक्शन किया है, तो उसको देख लेते हैं थोड़ा सा, कैसे रिएक्शन किया है। AgNO3 है, किसके साथ रिएक्शन किया है बाबू, NaCl के साथ रिएक्शन किया है। अब देखिए कैसे किया है, तो जब है Ag प्लस वाला है तो हेकरे माइनस वाला, मतलब एगो मान के चलिए दूगो दोस्त थे, दोनों को बियाह भइले था, ठीक है, तो गलत ना समझिएगा, ठीक है। तो इसका जो प्लस चार्ज है हेकरे माइनस चार्ज के साथ मिलेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज के साथ, तो AgCl हो जाएगा, ठीक है। इसका प्लस चार्ज हेकरे माइनस के चार्ज साथ मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा, NaNO3। पहले आपको रेडिकल याद करने पड़ेंगे, तभी यह स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा तो आप पिछले लेक्चर वीडियो देखिए, और नहीं आ रहा तो अगर वीडियो नहीं मिल रहा तो आप कमेंट कीजिए, मैं इसको बताने का प्रयास जरूर करूँगा, ओके। तो अनुत्क्रमणीय हो गया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया देखते हैं। वे अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती है, देखिए दोनों दिशाओं में संपन्न हो रही है, अनुत्क्रमणीय का चिन्ह है, ठीक है। ये दोनों दिशा में संपन्न हो रहा है, एक दिशा में नहीं, ठीक, दोनों दिशा में संपन्न हो रहा है। ये CaCO3 हो गया, CaO और CO2, ये दो भाग में टूट गया, लेकिन इधर भी जा सकता है। जैसे कुछ देर पहले मैं यही रिएक्शन दिखाया था, तो इस दिशा में चला गया था, लेकिन ये इस दिशा में भी जा सकता है, ठीक है। तो ये बात समझ में आपको आ रही। जैसे NH4 नौसादर का सूत्र है, नौसादर जब गरमाएंगे तो NH3 और HCl में टूट जाएगा, जब एक को सटाएंगे तो NH4Cl बन जाएगा, ठीक है। जब N2H2 के साथ मिलता है तो अमोनिया गैस बना लेता है, जब इसको गरमा देते हैं तब इस रूप में चला जाता है। इस प्रकार से ये रिएक्शन आप देख लेंगे, उदाहरण के तौर पे आपको दिया गया है। अगला जो है आपका अपघटन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, तो वे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें
कि जिसमें किसी पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाते हैं उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CaClO3, मतलब जब इसको हम क्रिया करा रहे हैं, गरमा रहे हैं, तो एक से अधिक भागों में टूट जाएगा। जैसे संयोजन में क्या हो रहा था, दो गो मिलकर एगो बन रहा था, लेकिन ये एगो टूट के 2-4 गो में बंट जाएगा, ठीक है, तो वो हो जाएगा अपघटन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पे KClO3 पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट का सूत्र है, जब एक दोनों को जब हम गरमाए तो KCl अलग हो गया और O2 अलग। ये समीकरण संतुलित नहीं है, तो संतुलित आप करने का प्रयास कीजिए, नहीं आएगा तो हम उसे बताएंगे, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिए, कमेंट सेक्शन आपका जितना लिखने का मन करे उतना लिखिए उसमें, ठीक है। PbNO3 का होल ट्वाइस को जब हम गरमाएंगे तो क्या हो जाएगा, PbO प्लस NO2 और O2 बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट की उपस्थिति में जब हम गरमाएंगे तो क्या हो जाएगा, Ag प्लस Cl2 क्लोरीन गैस अलग हो जाएगा। ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अगला जो आपका है ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया है। ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया क्या है, तो वे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसका अणु ऊष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाता है उसे ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब ये ऊष्मा के द्वारा टूटेगा, ऊष्मीय अपघटन जो होगा ऊष्मा के द्वारा टूटेगा, लेकिन इसमें जो तीर का चिन्ह होगा दोनों साइड होगा, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो लेक्चर में हम इतना ही रहने देते हैं, फिर दूसरे वीडियो लेक्चर में आप लोगों का पूरा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई डाउट हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, किसी प्रकार का रिएक्शन है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। ओके, धन्यवाद।